हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया गया जो भी प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें जीएस वाला जो सेक्शन है और जीएस के अंतर्गत जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें से आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा, देखिए, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता हो या फिर मौर्य काल, ये सारा जो भी है हमने पढ़ लिया है। आज देखिए गुप्त काल को शुरू करते हैं। तो गुप्त काल में थोड़ा सा जानिए कि गुप्त काल की जो संस्थापक है तो श्रीगुप्त हैं। श्रीगुप्त ने लगभग 240 ईसा में इसको स्थापित किया था और फिर ये स्वर्ण काल कहा गया। इतिहास का ये स्वर्ण काल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके काल में चाहे वो हमारी कला हो, विज्ञान हो, संस्कृति हो, स्थापत्य कला हो, इन सारी चीज़ों का बहुत ही विकास हुआ। इसमें से आप देखेंगे कि हमारे भारत में जो मंदिर स्थापत्य की जो परंपरा है वो यहीं से देखी जाती है, इसी को शुरुआत माना जाता है। क्योंकि जो पुराने मंदिर हैं, कुछ ईंट के मंदिर बनाए गए थे, जैसे कि हमारा जो दशावतार मंदिर है या अन्य जो भी झांसी के आगे जो ललितपुर है वहाँ का जो मंदिर है, इसके बाद भीतर गांव वाला जो मंदिर है कानपुर का, जो ईंटों का बना हुआ मंदिर है, तो ये सारे मंदिर उसी काल के हैं, गुप्त काल के ही हैं। और यहीं से माना जाता है कि मंदिर स्थापत्य भारत में शुरू हुआ है। इसके साथ साथ में अजंता में कुछ पेंटिंग्स हैं जो इस काल की हैं, तो इसलिए, और विज्ञान में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो इन सब वजहों से इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो अगर प्रश्न ऐसा पूछे कभी तो उसको भी हम यहाँ पर हल कर पाएंगे। अब देखिए जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया है। तो नव रत्नों के रूप में किस दरबार में, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, ये गुप्त जो साम्राज्य है इसी में से एक महान शासक हुए हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने अपने दरबार में 9 व्यक्तियों को अपॉइंट किया था। वो जो 9 व्यक्ति थे वो विद्वान थे और अपनी अपनी शाखाओं के मर्मज्ञ थे। उन्हीं को यहाँ पर नवरत्न नाम से यहाँ पर जाना गया था। नवरत्न अब जो हैं उनमें से आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन से थे। देखिए जैसे धनवंतरी हैं, छपणक है, अमर सिंह है, शंकु है, घटकरपर है, कालिदास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कई बार इनकी रचनाओं से भी प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। और इन्होंने बहुत ही मर्मज्ञ रचनाएं की हैं। प्रकृति को किस तरह से इन्होंने निखारा है अपनी रचनाओं में, वो बहुत ही कमाल का है। और बेताल भट्ट, देखिए ये एक जादूगर थे, है ना, वर रुचि है, इसी तरह से ये बराह मिहिर हैं। तो ये सारे जो विद्वान हैं ये 9 लोग थे, तो इन्हीं को नवरत्न कहा गया था। इनके दरबार में ये रहते थे। और ये जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, ये उज्जैन वाले क्षेत्र में उस समय मौजूद थे, तो उसी के दरबार में ये नवरत्न हैं। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के, ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न मौजूद थे। अगला देखिए यहाँ पर, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी। अब देखिए ये जो है ये गुप्तोत्तर काल का प्रश्न है, क्योंकि ये हर्षवर्धन के बारे में बात कर रहा है। तो वर्धन जो साम्राज्य हुआ है, तो वर्धन साम्राज्य में ये पूछा जा रहा है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित कर दी। मतलब पहले थानेसर में इनकी राजधानी थी, फिर थानेसर से इन्होंने चेंज कर दी अपनी राजधानी। तो चेंज कर दी, तो चेंज करके इन्होंने कौन सी राजधानी बनाई वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन थे, देखिए, कुरुक्षेत्र, मगध, पाटलिपुत्र, कन्नौज। तो यहाँ पर ये कन्नौज जो वाला क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र को यहाँ पर इसने अपनी क्या किया था कि राजधानी बनाया था। और ये देखिए इनका जो कार्यकाल रहा है वो 606 ईसा से लेके 647 ईसा तक यहाँ पर माना जाता है। और ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री था, इन्हीं के समय में आया था। और ह्वेन-सांग बहुत ही यहाँ का जो चित्रण है या यहाँ की जो उस समय का सामाजिक स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ की जो संस्कृति थी, उसको अपने लेखों में उसने उद्धृत किया है, जो कि आज भी हमें इतिहास जानने में सहायक होती है। तो इसी के टाइम पे ये हर्षवर्धन के समय में ही ह्वेन-सांग आया था। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन दरबारी कवि थे, किसके थे? ऑप्शन देखिए, इनमें से स्कंदगुप्त है और समुद्रगुप्त है, कुमारगुप्त है, इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन है यहाँ पर। तो इनमें से कौन सा? देखिए समुद्रगुप्त जो है
इसके कवि थे, दरबारी कवि थे हरिसेन। और हरिसेन जो है ये इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि हरिसेन ने एक लेख लिखा था जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति नाम से जानते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो अभी प्रयाग में जो ये अकबर का जो किला है, इस अकबर के किले में ही ये स्थापित है। और ये जो प्रशस्ति है इसमें से बहुत पहले से हम ये कह सकते हैं कि अशोक के टाइम से कई राजाओं का इसमें लेख है। इसमें कुछ मुग़ल जो राजा हैं उनका भी लेख है। और इसके साथ साथ में ये जो समुद्रगुप्त है, तो समुद्रगुप्त का भी लेख जो है वो इसी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। तो इसकी रचना जो है ये हरिसेन द्वारा की गई थी। और ये मतलब ये जो राजा था इसने दक्षिण भारत तक काफ़ी ज़्यादा अपने राज्य को विस्तारित कर लिया था। तो ये महत्वपूर्ण राजा था गुप्त काल का। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? देखिए धन्वंतरी से पूछा गया कि धन्वंतरी कौन थे। हालांकि हम इसको देखिए वहाँ नवरत्नों में भी देख चुके हैं। तो देखिए अलग से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है, ये पेट में पूछा गया था। अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला ऑप्शन है देखिए हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको हम कह रहे हैं, तो उन्हीं के नवरत्नों में से एक या क्या थे, शामिल थे। और ये चिकित्सक थे, है ना। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध चिकित्सक रहे हैं। और ये देखिए शल्य क्रिया को, ये जो क्रिया है यानी कि ऑपरेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो शल्य क्रिया में ये बहुत माहिर थे। और शल्य क्रिया के प्रवर्तक भी इन्हीं को माना जाता है। इसके साथ साथ में ये आयुर्वेदाचार्य तो थे ही, आयुर्वेद का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। अगला देखिए विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है। तो इसमें पूछ रहा है कि विक्रम संवत कब से शुरू किया गया था। ऑप्शन है देखिए इसमें 57 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, और यहाँ पर 57 ईसा, और यहाँ पर 78 ईसा। तो देखिए जो विक्रम संवत है, विक्रम संवत जो है ये शुरू किया गया था 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, कब से? 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत शुरू किया गया था। वहीं पर देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर शक संवत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शक संवत जो है ये कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। इसको 78 ईसा में शुरू किया गया था। अब ये देखिए जो 78 ईसा में शुरू किया गया शक संवत है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। मतलब कि जो हमारा भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से इसको शक संवत को क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। और ये शक संवत जो है देखिए अब इसका जो डिफरेंस है 78 साल का है। मतलब कि जब अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा के जन्म से शुरू होता है। जैसे आज मान लीजिए हम 2025 में चल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ईसा के जन्म के 2025 साल हो गए हैं। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर 78 ईसा था उस समय पे एक संवत स्टार्ट किया गया, शक संवत, जो कि कनिष्क द्वारा शुरू किया गया था। और इसको क्या किया गया है कि हमारी भारतीय जो संसद है, ये क्या है, भारतीय जो सिस्टम है, इसको अपनाया गया है। और इसका पहला जो महीना होता है वो चैत्र से शुरू होता है। किससे? चैत्र से शुरू होता है। अगला देखिए एक संवत था यहाँ पर हिजरी संवत। तो जो देखिए हिजरी संवत है फ्रेंड्स, हिजरी संवत ये जो मुस्लिम संप्रदाय का संवत है उससे ये माना गया है। तो ये 226 ईसा से ये हिजरी संवत जो है ये माना जाता है। और ये जो है ये मोहम्मद साहब ने यहाँ पर शुरू किया था। तो मोहम्मद साहब द्वारा शुरू किया गया ये हिजरी संवत है, जो कि 622 ईसा से शुरू किया गया। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ठीक है, तो ये भी देखिए आप आसानी से अब तो जान ही गए होंगे किसके दरबार के हिस्सा थे। ये विक्रमादित्य के दरबार के हिस्सा थे। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज है? मतलब कि हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन ने क्या किया था कि 5 बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसको जीत लिया था। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। तो ये क्षेत्र देखिए हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं इनको इसने क्या किया था कि जीत लिया था, या कह सकते हैं कि अपने कंट्रोल में लिया था, उन पे राज्य किया था। इसके साथ साथ देखिए जो हर्षवर्धन है, तो हर्षवर्धन बहुत बड़ा नाटककार भी था। और इसने देखिए कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक जो हैं इन्होंने लिखे हैं। तो कभी प्रश्न में ये पूछे जाने की संभावना है कि भाई जो नागानंद
नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ये रत्नावली है, ये प्रियदर्शिका है। तो ये तीनों किसकी रचना है, ये तीनों रचनाएं यहाँ पर हर्षवर्धन की हैं। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था कि वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। तो देखिए ये बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन करता था क्योंकि ये बौद्ध था, ठीक है। तो हर्षवर्धन किस धर्म को मानता था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो ये बौद्ध था, है ना, बौद्ध धर्म को मानता था ये। तो ये क्या करता था कि ये बौद्ध सम्मेलन करवाता था। तो 5 साल में, हर 5 साल में ये बौद्ध सम्मेलन करवाता था। तो कहाँ करवाता था, ऑप्शन देखिए, काशी, प्रयाग, अयोध्या और सारनाथ। तो ये प्रयाग में करवाता था। हालांकि प्रयाग के साथ साथ में कन्नौज में भी इसने इसी तरह के सम्मेलन करवाए थे, जिसको यहाँ पर महामोक्ष परिषद नाम से यहाँ पर जाना जाता था। और महामोक्ष परिषद अब वर्तमान में जैसे देखिए कुंभ लगता है ना, ऐसे ही महामोक्ष परिषद वहाँ पर मनाया जाता था। और वहाँ बौद्ध धर्म के साथ साथ में अन्य धर्मों के जो विद्वान होते थे वो भी वहाँ पर उसमें भाग लेते थे और ज्ञान पे चर्चा होती थी और अपनी संस्कृति या जो भी गूढ़ रहस्य वाली चर्चाएं होती थी वो इसमें शामिल होती थी। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया था, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था। तो कन्नौज इसने अपनी राजधानी बनाई थी, इसके पहले ये थानेसर का था, ठीक है। तो थानेसर में इसने पहले अपनी राजधानी बनाई, फिर थानेसर से इसने ट्रांसफ़र किया था अपनी राजधानी को कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज का जो क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ भी था और वहाँ से शासन कर चलाना इसको सुगम था, इसलिए इसने अपनी राजधानी बदली थी। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए तो गुप्त काल की जो एक महिला शासिका रही हैं उनका नाम था देखिए प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त जो है ये गुप्त काल की शासिका थी। और ये देखिए ये जो थी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका जो विवाह है वो वाकाटक वंश जो कि महाराष्ट्र में उस समय शासन कर रहा था उसका रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह किया गया था प्रभावती गुप्त का। और प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। तो रुद्रसेन द्वितीय से इनका विवाह हुआ था और फिर इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद में रुद्रसेन द्वितीय के मरने के बाद में इन्होंने स्वयं अपना शासन संभाला था और अपना जो इनका जो एक पुत्र था जिसका नाम था प्रवरसेन द्वितीय, तो प्रवरसेन द्वितीय को इन्होंने मतलब शासन पे गद्दी पे बैठाला और उसकी संरक्षिका बन के इन्होंने स्वयं शासन किया था। तो गुप्त काल में ये जो प्रभावती गुप्त है ये काफ़ी अच्छी महिला रही या कहें कि शासिका रही। तो ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए गुप्त काल से यही प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स, और इसका जो डिस्क्रिप्शन जितना संभव हो सका है हमने देने की कोशिश की है। अब यदि देखिए वीडियो आपको अच्छे लगा करें तो इनको लाइक भी कर दिया करें, और इसके साथ साथ में बाकी जो वीडियो हैं वो आप इसमें से देख सकते हैं, वो किसी भी विषय के हों, जीएस के है या कंप्यूटर का है, हिंदी का है, सारा आप इसमें से मटेरियल ले सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।